अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, वो सीट जो उस वक्त से चर्चाओं में बनी हुई थी जब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई। बीजेपी के उम्मीदवार जब यहां से चुनाव हार जाते हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जब चुनाव जीतते हैं, उसके बाद संसद की एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जब अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं। और उसके बाद में देखा जाता है कि अयोध्या जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि भले ही हमने उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें नहीं जीती, लेकिन अयोध्या जीतकर हमने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचा है। ये वही अयोध्या है जहां प्रभु श्री राम की नगरी, जहां प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है वो ये है कि क्या अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करके 2027 का रास्ता तय करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की जीत क्या ये बताती है कि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें। देखिए, समाजवादी पार्टी का नारा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और दूसरी तरफ जो धर्म का कार्ड खेला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या उसका भी फर्क पड़ता नजर आया। तो मिल्कीपुर की स्थिति किस तरीके की है और क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत और जिस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या मिल्कीपुर की जो तस्वीर है उसको बदलने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी सिराज। और सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सिराज भाई, जिस तरीके से अयोध्या की बात कर लेते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर जब बनकर तैयार हुआ था और उसी अयोध्या के नाम पर लोकसभा का चुनाव लड़ा भी गया, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसी अयोध्या पर भारतीय जनता पार्टी की हार होती है। उसके बाद में फिर तमाम सवाल योगी आदित्यनाथ पर होते हैं। लेकिन मिल्कीपुर की जो स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चंद्रभान पासवान, उन्होंने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को बड़ी टक्कर देकर यहां से एक बड़ी जीत हासिल की है। तो जो 2027 का रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आसानी से तय कर रही है। और 27 में क्या एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते नजर आएंगे? जी देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर भी कामयाबी हासिल की जो मुस्लिम बहुल्य और दलित बहुल्य जो सीटें हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है कि ये अभी शुरुआती रुझान है और आने वाले समय में जिस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं बदल भी सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी जीत सकती है। लेकिन जिस तरीके से आपका सवाल है कि क्या ये उपचुनाव बस शुरुआत है, आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2027 के, क्या वहां पर भी योगी आदित्यनाथ कामयाबी हासिल करेंगे? मुझे लगता है कि ये कहना काफी ज्यादा जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले पर जीत हासिल की, वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। और देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की थी। और अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि राहें जो है वो आसान होती हुई नजर आएगी। सुरेश भाई, 5 तारीख की जो वोटिंग हुई, उस वोटिंग के दौरान ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि फर्जी वोट भी डाले गए। बहुत सारे ऐसे वोटर थे जिन्हें वोट डालने से रोका गया। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हमने देखे हैं कई सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे और बाकायदा जो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। तो क्या वही दोहराया गया है मिल्कीपुर पर? और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर जो बयान दिया है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है, क्या देखा जाए कि चुनाव आयोग क्या वाकई कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो तस्वीर है उसको बदल रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। जब 9 सीटों पर हुए थे उस दौरान भी देखा गया कि कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसी वीडियोस, फोटोज सामने आई थी जिसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे। और जिस तरीके से एक महिला के सामने जो है पिस्तौल ताना गया अधिकारी के द्वारा, वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तमाम तरह की शिकायतें कर रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को भी एक्शन लेना चाहिए और चुनाव आयोग को इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अखिलेश
अखिलेश यादव ने कोई छोटा मोटा बयान नहीं दिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसे मैं सफेद कपड़ा भेंट करना चाहूंगा। आप सोचिए, एक मरे हुए इंसान को सफेद कपड़ा भेंट करना, यानी किस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह का मतलब जो उनका कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं, भड़के हुए हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर आप जब जाएंगे तो जिस तरीके से चाहे वो 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए या फिर मिल्कीपुर में चुनाव हुए, तो तमाम अपडेट्स दिए जा रहे थे, तमाम तरह की बाकायदा बूथों के नाम लेकर और अधिकारियों के नाम लेकर और नेताओं के नाम लेकर वहां पर शिकायतें की जा रही थी। और इसके बावजूद जो है समाजवादी पार्टी का ये कहना है, अखिलेश यादव का ये कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो नरमी बरतता हुआ नजर आया, कोई खास जो ठोस कदम है वो नहीं उठाया। इसी वजह से मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं। सिराज भाई, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा। 5 तारीख को जो वोटिंग हो रही थी, चाहे मैं दिल्ली की बात कर लूँ, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव की बात कर लूँ, उस दौरान एक तस्वीर निकलकर सामने आती है, वो महाकुंभ से तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 5 तारीख को ही महाकुंभ में स्नान करते हैं, एक दिन आगे नहीं, एक दिन पीछे नहीं। और क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ में स्नान किया है, क्या उसका बड़ा फर्क दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से जो है आगे फिलहाल जो नज़र आ रही है, और जो एग्जिट पोल अभी तक देखे गए थे उसमें भी बहुत बड़े हद तक जो बहुत बड़ा फासला आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में देखने को मिला था। और ठीक क्या महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नान करना मिल्कीपुर में भी एक बड़ा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव होता नजर आया? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये एक चुनावी स्ट्रैटेजी थी, चाहे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्यों ना हो, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और मिल्कीपुर में खुद हो रहे थे, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मुकाबला था, कड़ा मुकाबला था। और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुंभ जाना और स्नान करना, मुझे लगता है कि ये वोटर्स को प्रभावित करने का एक बेहतरीन तरीका था, और उसमें मुझे लगता है बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। क्योंकि देखिए, आप जो है किसी और दिन का भी चुनाव कर सकते थे, आप वोटिंग से पहले या वोटिंग के बाद भी जा सकते थे, लेकिन 5 तारीख को ही क्यों? ये सवाल लाजमी सी बात है उठनी चाहिए, क्योंकि देखिए वो प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर वो स्नान करते हैं तो तमाम मीडिया चैनल्स में आप देखेंगे कि वही तस्वीरें, वही फुटेज, वो उसी मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी, और कहीं ना कहीं इससे जो वोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर मिला होगा। लेकिन शुरुआती रुझानों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो, इसमें आगे दिख रही है, शाम होते होते नतीजे क्या होंगे ये काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति के हिसाब से बड़ा खेल जो है उन्होंने किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और धर्म कार्ड की बात की जाती है, और धर्म कार्ड हमने देखा ये महाराष्ट्र में भी खेला गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 नारे, बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 का आंकड़ा छू दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं तो यही दिल्ली के अंदर देखा जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली आना हुआ, हिमंत बिश्व शर्मा भी आते हैं। और जिस तरीके से धर्म को लेकर बात की जाती है और सीधे सीधे तौर पर जो पूरा चुनाव है इसको भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से बदल दिया जो कि आम आदमी पार्टी सोच भी नहीं रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव से पहले, कुछ समय पहले अपने उम्मीदवारों को उतारा और जिस तरीके से माहौल को उन्होंने बदला, यानी कि कांटे की टक्कर आखिर आते आते उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर बना दी। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का धर्म कार्ड जो है वो दिल्ली में भी दिखता नजर आ रहा है और मिल्कीपुर में भी। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दिनेश मौजूद हैं। और दिनेश, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी तक धर्म कार्ड खेले हैं, क्या इस धर्म कार्ड का सबसे ज़्यादा असर दिल्ली के अंदर मिल्कीपुर में देखने को मिला है? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने करीब 12 जनसभाएं की, लेकिन उन तमाम जनसभाओं में वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को ही फोकस करते हुए नजर आए। राजधानी में कहा कि जिस तरीके से दंगे हो जाते हैं और उस पर राज्य सरकार जो है वो किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लेती है, तो ऐसे में आपको सरकार का यहाँ पर कहीं ना कहीं बदलाव का विचार करना होगा। और जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपने बयानों के चलते, चूँकि वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं, तो उसी
आधार पर उन्होंने राजधानी दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा ही यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कहें कि एक अतिशयोक्ति से कम नहीं होगा कि दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद वापसी करते हुए नजर आ रही है। दूसरी ओर देखें तो मिल्कीपुर वो सीट जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि वो ऐसी सीट थी जहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद भी उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत के बाद ये कहा कि भगवान राम बीजेपी की क्रूरता से नाखुश थे, नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने यहां पर भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के जो तमाम बयान थे उनसे इस विधानसभा के चुनाव या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई खास इंपैक्ट नहीं मिला। मिल्कीपुर चुनाव में जीत के बाद क्या 2027 का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आसान हो गया है? देखिए, मिल्कीपुर में जो जीत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है उसमें यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडर हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और जिस तरीके से वो लोकसभा चुनाव हो या उससे पहले भी 80-20 की जो राजनीति करते नज़र आ रहे थे, उससे भी कहीं ना कहीं आम लोगों की अटैचमेंट्स उनके साथ थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2000 जो आगे आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव हैं उसमें 2000 यहाँ पर 22 का विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बीजेपी दोहरा पाएगी, क्योंकि अपोजिशन काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 में ये जो है सत्ता का परिवर्तन होगा, क्योंकि बीजेपी को यहाँ की जनता ने 2 नंबर की पार्टी बना दिया है। तो ये तो देखिए 27 में तय हो जाएगा कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास सहयोगी अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। और सर, जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा, क्योंकि दलित सीट मिल्कीपुर मानी जाती है और बहुत पहले ही अखिलेश यादव ने जो है अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को मैदान में उतार दिया था। तो क्या इस बार जिस तरीके से बहुत सोच समझकर उम्मीदवार उतारे गए मिल्कीपुर पर, क्या अगर लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उस वक्त भी अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत सोच समझकर उम्मीदवार उतारती तो शायद जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का रहा 32-33 पर सिमटने का, शायद वो आंकड़ा अगर बात करें तो वो 65 भी जा सकता था, वो 70 भी जा सकता था। देखिए, पहली बात तो ये है कि मिल्कीपुर को लेकर लगातार देश की निगाहें लगी हुई इस बात को लेकर भी हैं कि क्या अयोध्या में हारना बीजेपी के लिए महज एक इत्तेफाक था या वाकई में बीजेपी के हाथ से जो उसका वोट बैंक था वो अब छिटक गया है। क्योंकि मिल्कीपुर जो है वो एक कह सकते दलित बहुल क्षेत्र है, दलित बहुल सीट मानी जाती है। अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते थे 2022 में, उसके बाद वो 2024 में लोकसभा का चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद सीट खाली हो जाती है, उनके बेटे अजीत जो है सपा से आते हैं और चंद्रभान पासवान जो है वो बीजेपी से निकल के सामने आते हैं। देखिए, जाहिर बात है बीजेपी को भी इस बात का अंदाज़ा तो हो गया है कि इस सीट के ऊपर अगर हम दलित चेहरे को के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे, दाव नहीं लगाएंगे तो शायद हमें दाल नहीं गलेगी। क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी की जग हसाई हुई, आपने देखा कि राम के नाम पर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जिस जगह पर राम मंदिर बना उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अभी भी जो आंकड़े सुबह से निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें देखिए शुरुआती रुझान में जिस तरह से मिल्कीपुर की सीट के ऊपर जो सपा प्रत्याशी अजीत है वो शुरुआती रुझानों में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि लोगों में एक गुस्सा अभी भी है। क्योंकि आपने देखा कि एक दलित लड़की को जिस तरह से कह सकते हैं उसके साथ में अत्याचार हुआ है, उसको लेकर खुद अवधेश प्रसाद भी रोने लगे और ये तक कहने लगे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं उस बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। तो इससे भी कहीं ना कहीं हो सकता है मतदाता के ऊपर असर पड़ा हो, क्योंकि लगभग 65 से 70% के आसपास मतदान हुआ है। और ये अपने आप में बताने के लिए ज़रूर हो जाता है कि जब अधिक मतदान होता है तो सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने वाला होता है। क्योंकि 2022 में सीट के ऊपर आई थिंक 60% के आसपास मतदान हुआ था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मिल्कीपुर पे अगर बीजेपी की हार होती है तो ये मानकर चला जाएगा कि लोगों का एतबार जो है वो बीजेपी के ऊपर से अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर जो अयोध्या वासी हैं वो कहीं बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने अपने मुद्दे हैं।
आपको याद होगा जब बीजेपी हारी थी तब भी ये बात कही गई थी कि भाई अयोध्या में बीजेपी कैसे हार सकती है, लेकिन जब लोगों से बात की गई, लोगों का नज़रिया सामने आया तो लोगों ने कहा जिस तरह से कह सकते हैं बीजेपी ने यहाँ पर हम लोगों को परेशान किया है उसका नतीजा है कि बीजेपी को यहाँ पर हार मिली है। आज भी अगर ऐसा ही कुछ होता है तो जाहिर बात है बीजेपी के लिए फिर दोबारा यही बात कही जाएगी, बीजेपी अभी भी जो मतदाता है उसका मन टटोलने में नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि सिर्फ दलित प्रत्याशी खड़ा करने से नहीं होगा बल्कि दलित प्रत्याशी के इर्द गिर्द जो एक कहानी वो होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा सीएम योगी लगातार ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर एक चौराहे पे कोई आपराधिक घटना घटती है तो अगले चौराहे पे उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन एक के बाद एक, चाहे कुंभ की बात करें, बहराइच की बात करें, संभल की बात करें, यानी एक के बाद एक इस तरह की आपराधिक घटनाएं घट रही है जहां पर सीएम योगी के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। सर एक छोटा सा सवाल है, मिल्कीपुर में उपचुनाव से पहले एक घटना अयोध्या में घटी है एक दलित बच्ची के साथ में, और देखा जाता है कि उस पूरे मामले को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश कर रही थी और अवधेश प्रसाद का जो वीडियो वायरल होता है मंच से रोते बिलखते फूटते नजर आते हैं। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें भी, उनकी सरकार में भी दलित बच्चियों के साथ में और दलितों के साथ में उत्पीड़न हुआ, लेकिन उस वक्त अवधेश प्रसाद नहीं रो रहे थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग छाती नहीं पीट रहे थे। लेकिन अब जब चुनाव सर पर था तो उन्होंने इस मुद्दे को भुनाकर कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की कि हम दलितों के साथ हैं, और जबकि मायावती ये बात पहले से कह चुकी हैं कि इन्हें तब दलितों की याद आती है जब इन्हें वोट चाहिए होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि अखिलेश यादव और मायावती का एक वक्त में गठबंधन भी हुआ करता था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन खत्म होता नजर आया। देखिए गठबंधन तो बीजेपी और बीएसपी का भी हुआ, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि जिस मुद्दे पे आप ये बात कह रहे हैं कि ये घटनाएं तो सपा के सरकार में भी हुई, देखिए घटनाएं सब जगह पे होती हैं, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि योगी जी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर एक चौराहे पर कोई घटना घटती है तो अगले चौराहे पर वो मार दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, यानी एक तरीके उत्तर प्रदेश में सुशासन की बात वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब ये एक के बाद एक घटनाएं घटती हुई नजर आती हैं और तमाम कह सकते हैं मीडिया में सुर्खियाँ बनती हुई दिखाई पड़ती हैं और बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना दामन बचाती हुई नजर आती है, क्योंकि महाकुंभ को आप जरा देखिए जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे बेहतर महाकुंभ आज तक कभी हुआ नहीं, इतने चाक चौबंद जो इंतजाम इससे पहले नहीं हुए, सुरक्षा की जो बागडोर खुद सीएम योगी के हाथों में थी, आखिर उसमें कहाँ चूक हो जाती है। तो देखिए जवाबदेही तो कहीं ना कहीं आपको तय करनी पड़ेगी, और इसी मद्देनजर मिल्कीपुर में अगर चाहे अयोध्या की बात करें कि वहाँ पर जिस तरह से दलित युवती के साथ में जिस तरह की घटना घटी है उसकी जवाबदेही सपा की नहीं बल्कि बीजेपी सरकार की बनती है, क्योंकि सत्ता में तो आप बैठे हैं, और जब सत्ता में आप बैठे तो जाहिर बात है कि कोई भी घटना घटेगी तो सवाल आप पे उठेंगे। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि सपा में भी ऐसा होता था, यानी कि फिर सपा की तरह ही आप भी आपराधिक चीज़ों को ही उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो इसका फायदा सपा ने उठाना चाहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि अवधेश जिस तरह रोते हुए नजर आए, जाहिर बात है कोई भी अगर इस समय होता तो वो इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहता, और अवधेश प्रसाद ने नब्ज को पकड़ते हुए जिस तरह रोते हुए नजर आए, जिस तरह से ये बात कहते हुए नजर आए कि भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं उस बच्ची को बचा नहीं पाया, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल तौर पर जो दलित लोग थे उनको अपनी तरफ करने का प्रयास था। और जाहिर बात है कि मिल्कीपुर से 2022 में जिस तरह की जीत अवधेश प्रसाद को मिली है, हो सकता है कि वो अपने बेटे के लिए एक माहौल बनाना चाह रहे हैं उन आंसुओं के सहारे। अब लोगों का कितना एतबार उनके ऊपर हुआ है, कितना वोटों में ये चीज़ तब्दील हुई है, थोड़ी बहुत देर में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए सर ने विस्तार से ये जो जानकारी दी है उसके बाद में एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आ जाती है कि जो 27 का माहौल है वो किस तरीके से रहेगा, और क्या मिल्कीपुर जीतने के बाद जो 27 का रास्ता यानी 2027 का रास्ता वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा, या समाजवादी पार्टी 2027 में कुछ बड़ा करती नजर आएगी।